हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल सक्सेस विथ लक्ष्मी। आज ये मेरा दूसरा वीडियो है आपके हिंदी लेसन में। ये मेरा दूसरा वीडियो है और जिसमें कि कल हमने ध्वनि पढ़ लिया था और उसके बाद मैं बोली थी कि जो आगे आपका पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी, क्योंकि वो वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाता। ठीक है, तो आपको जैसा पता है कि अभी हिंदी में पढ़ा रही हूँ, फिर कुछ दिन बाद मैं अलग से सब्जेक्ट्स के अलग अलग टॉपिक वाइज करके आराम से पढ़ते चलेंगे। कोई जल्दी नहीं है और सबसे अच्छा ये होगा कि आप अपना नोट्स बनाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। ठीक, हमने पढ़ा था ध्वनि। जो मैं बोल रही हूँ आप वो सुन रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ध्वनि साउंड हो गया। ठीक है, इस ध्वनि साउंड को लिखने के लिए, पढ़ने के लिए या देखने के लिए जिन चिन्हों का यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं, वर्ण। और जो वर्ण होता है हमारा, उसको खंड नहीं किया जा सकता है। जैसे कि ये क लिखा है, क अगर ऐसे लिखा है तो इसको हम खंड कर सकते हैं। क बोल रहे हैं तो क लग रहा है ना, लेकिन अगर इसमें हलंत लगा देते हैं, मान लीजिए अगर इसमें मैं हलंत लगा देती हूँ ऐसे करके, तो ये इसको हम खंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़े थे कि वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो वर्णों की संख्या हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि 52 होती हैं, जो कि वर्णमाला का एक रूप बन जाता है। वर्णमाला उसको कहते हैं जिसमें क्या हो, वर्णों की माला हो, एक अच्छे से पिरोए हुए हो। मालाएं क्या होती हैं कि एक जिस भी पैटर्न में आपने दिमाग में कल्पना की उसमें खूब अच्छे से उसको पिरो दिया, वैसे ही वर्णमाला होते हैं जिसमें स्वर व्यंजन आते हैं। स्वर 11 होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, और व्यंजन 33 होते हैं। फिर हमारे इसके बाद अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ये सब कुछ हमने कल रिवाइज कर चुका था। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पीडीएफ भी पड़ा हुआ है, पहले वाले वीडियो में भी है और इसमें भी है। दूसरा हम पढ़े थे स्वर। स्वर किसे कहते हैं, जो किसी पर डिपेंड ना हो, जो स्वतंत्र हो। और वास्तव में इंसान को यही होना चाहिए, उसे किसी पर भी डिपेंड नहीं होना चाहिए, उससे अपने ऊपर स्वतंत्र होना चाहिए। फिर वो किसी भी चीज़ में, अगर आप किसी पे डिपेंड हो जाते हैं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आपका जो भी फैसला है, जो डिसीजन है, स्वर की तरह लीजिए, खुद पे डिपेंड रहिए। तो स्वर ये हो जाता है, ठीक है, वो किसी पे डिपेंड नहीं होता, स्वतंत्र होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि स्वरों, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, जिसमें ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर आते हैं। फिर हमारी हो जाती हैं मात्राएं। मात्राओं में हमने पढ़ा था कि ह्रस्व में 1 मात्रा लगती है, दीर्घ में 2 मात्रा और प्लुत में 3 मात्राएं यूज होती हैं। तो ये सब आपको याद होगा। अब चलते हैं, पढ़ते हैं ह्रस्व स्वर क्या होता है। तो ये स्वर ह्रस्व या मूल या एक मात्रिक कहलाते हैं। ठीक है, हमेशा देखिए आजकल के क्वेश्चन का पैटर्न ना बहुत ईजी हो गया है। कोई आपको ऑप्शन दे के नहीं पूछेगा कि ये ह्रस्व स्वर है या दीर्घ स्वर है, ये पूछता है कि मूल स्वर किसे कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर क्या है, मूल स्वर है। एक मात्रिक स्वर किसे कहते हैं, अगर आप थोड़े से लेबल, थोड़ा सा मतलब हिंदी का लेबल उसका थोड़ा सा छोटा है तो उसमें पूछ लेगा एक मात्रिक स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका अ, छोटी ई, उ और री जो है वो कोई भी अनदर स्वर की उससे नहीं बना है, इसलिए इसे मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर और स्वतंत्र स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी दूसरे से डिपेंड नहीं हैं। ठीक है, अब आता है आपका दीर्घ स्वर। किसी मूल स्वर या ह्रस्व को उसी के साथ मिलने से, कोई मूल स्वर है या ह्रस्व, जो जिसको हम कह रहे हैं मूल स्वर ही तो ह्रस्व स्वर है, उनके मिलने से जो स्वर बनता है वह दीर्घ स्वर कहलाता है। इनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, इन्हें द्विमात्रिक भी कहते हैं। सेम वैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मूल स्वर या ह्रस्व स्वर के मिलने से क्या बनता है, द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं। तो द्विमात्रिक स्वर हमारा क्या हो गया, जैसे आ कैसे बना, एक अ प्लस एक अ से मिलके क्या बन गया, आ। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। फिर ऊ भी ऐसे बनता है, छोटा ऊ, एक मिनट, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ।
या फिर ये ऐसे ही बन सकता है, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ, या फिर आपका ऊ प्लस बड़ा ऊ इज, ये मतलब 4 तरीके से बन सकता है, ठीक है। जब इसको बनाना होता है ना तो ये 4 तरीके से बन सकते हैं। मैं बस एक एग्जाम्पल के तरीके से आपको समझाती हूँ, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहती हूँ। तो जो दीर्घ स्वर होता है आपका द्विमात्रिक होता है, क्योंकि वो मूल स्वर से ही बनता है। और जो प्लुत तीसरा होता है हमारा प्लुत स्वर, वो क्या होता है, जो हमारा प्लुत स्वर होता है, जिन स्वर का उच्चारण में 3 गुना समय लगता है उसे प्लुत कहते हैं। इसका कोई चिन्ह नहीं होता है, इससे इस तरीके से दर्शाया जाता है। ये मैंने बताया था ना कल, जैसे ओम, ओम लिखते हैं हम तो बीच में ये रहता है ना, ऐसे बनता है, ये ऐसे करके बनता है। एक मिनट मैं अच्छे से बना के बताती हूँ। इसे ओम कैसे लिखते हैं हम, ओम ये ऐसे बनता है, सॉरी, ठीक है। तो ओ बोलते हो ना आप, तो ओ को क्या कर रहे हो, खींच रहे हो, तो इसीलिए इसको त्रिमात्रिक समय लग रहा है, 3 गुना समय लग रहा है। ये किसी भी नाम के पीछे अगर आप लगा देते हो तो उस लास्ट वाले लेटर को जो आप खींचते हो उसको प्लुत स्वर कहते हैं, उसने वहाँ वो प्लुत स्वर यूज़ किया है, ठीक है। अब आ जाते हैं फैक्ट पे। हिंदी में स्वरों का उच्चारण अनुनासिक और निर्नुनासिक होता है, ठीक है। अभी हम बताएंगे कि ये क्या होता है। अनुस्वार और विसर्ग व्यंजन होता है, अनुस्वार और विसर्ग जो होता है वो व्यंजन होता है, कल हमने पढ़ा था। अनुनासिक क्या होता है, ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है, जैसे गांव, दांत, आंगन, साचा, ठीक है। अनुस्वार, अनुस्वार क्या होता है, ये जो बिंदी लगी रहती है इसको अनुस्वार कहते हैं। यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अंगूर, अंगूर बोल रहे हैं तो क्या नाक से थोड़ा लग रहा है ना कि वेव वेव टाइप का आ रहा है, मतलब नाक पे थोड़ा फोर्स लग रहा है। अंगद, कंकड़, ठीक है। और आपका ये आपका क्या हो जाता है, निर्नुनासिक। केवल मुंह से बोला जाने वाला स्वस्वर वर्णों को निर्नुनासिक कहते हैं, जैसे इधर, उधर, आप, अपना, ठीक है। विसर्ग क्या होता है, अनुस्वार की तरह विसर्ग भी व्यंजन के बाद आता है। यह व्यंजन है और इसका उच्चारण ह की तरह होता है, ठीक है। जैसे प्रातः, प्रातः बोल रहे हैं तो ये क्या लिख रहा है, प्रातः, लग रहा है ना कि लास्ट में ह का भी उच्चारण कर रहे हैं हम। अब आ जाते हैं व्यंजन वर्ग पे, व्यंजन वर्ण पे, ओके सॉरी, व्यंजन वर्ण पे, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छुपी होती है, मैंने पहले ही बताया है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है, जैसे बिना नमक के सब्जी अच्छा नहीं लगता, या फिर बिना नमक के आपका सब्जी नहीं बन सकता, वैसे ही बिना स्वर के व्यंजन नहीं हो सकता। ये हमेशा ध्यान रहे, व्यंजन वर्ण स्वर पे आश्रित हैं। व्यंजन एक वो इंसान है जो कि डिपेंड है किस पे, स्वर पे। तो हमें डिपेंड नहीं रहना है, हमें स्वर बनना है, व्यंजन नहीं, ठीक है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ मतलब होठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं, इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, जैसे कि आप पढ़े होंगे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये हमारा क्या होता है, 25 होते हैं ना, और हम इसमें जानते हैं कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25। और ये देखिए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, 1 2 3 4 5, और हर एक उसमें 5 वर्ण रहते हैं। तो ये हमारा हो गया 25, ठीक है। इसलिए इसको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि ये अलग अलग उच्चारण स्थान की अलग अलग एकता के लिए विभक्त है, ओके। और हाँ, इसका जो ये आपका जो संस्कृत में मैक्सिमम आजकल एग्ज़ाम में पूछा जाता है उच्चारण स्थान, या फिर हिंदी में भी पूछ लिया जाता है, उसका मैं सारा फार्मूला आपको कैसे याद करना है ईजी वे में वो भी मैं बता दूंगी, क्योंकि वो याद होना चाहिए, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं।
ठीक है। 5 वर्ग कौन कौन से मैंने पहले ही बता दिया आपको। क वर्ग, च वर्ग, कंठ से क, कंठ से क, घ, ग, घ, लग रहा है ना कंठ से बोल रहे हैं। च वर्ग, च, छ, ज, झ, इया, ये लग रहा है ना तालु से बोल रहे हैं हम। ट वर्ग मूर्धा से ट, ठ, ड, ढ। त वर्ग, त वर्ग में क्या है, एक मिनट रुक चाहिए। त वर्ग में क्या है, त, थ, द, ध, न, दंत से त, त बोलिए, देखिए त, त, जीभ जो है आपकी वो दांत पे टच हो रही है। त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, प, देखिए ये जो क्या है होस्ट, ओस्ट मतलब होठ, होठ से ये क्या हो रही है, संपर्क में आ रही है, तभी तो बोल पा रहे हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व, इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्ध स्वर किसे कहते हैं, तो य, र, ल, व को अर्ध स्वर कहते हैं। आपको ये नहीं पूछता क्वेश्चन में अंतस्थ व्यंजन बताइए। अंतस्थ व्यंजन सारे 8 क्लास के बच्चों तक को याद है, कोई ये नहीं पूछेगा आपसे, एग्जाम में यही पूछेगा उसमें ये अर्ध स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, उसमें व्यंजन क्या है, इस उसमें व्यंजन का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्म वायु से होता है। ये 4 होते हैं। जैसे बोले श, ऐसा लग रहा है ना कि अंदर से कोई गर्म हवा निकल रही, श बोलने में आप बोल के देखिए, श लग रहा है ना गर्म हवा निकल रही है, इसलिए इसको उष्म नाम दिया गया है। ठीक है, ये उष्म नाम इसीलिए इसका पड़ा है। देखिए हमारी वीडियो फिर से लंबी होती जा रही है, मैं ज़्यादा इसको लंबा नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और टीचर भी हूँ, तो मैं देखती हूँ कि कोई वीडियो लंबा हो जाता है तो बच्चे देखना या फिर पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर इसके आगे का टॉपिक कल पढ़ेंगे। और ये जितना मैंने आज आपको पढ़ाया है इसको अच्छे से रिवाइज़ करके आप फिर से पढ़िएगा, तो आई प्रॉमिस आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात, अगर आप चैनल पे नए हैं, वैसे तो चैनल ही नया है तो सब नए ही होंगे, थैंक यू सो मच जिसने 10 सब्सक्राइबर जो मुझ पे विश्वास किए हैं कि मैं यहाँ तक आ सकती हूँ आप लोगों तक, उनको थैंक यू सो मच। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना है फॉर माई मोटिवेशन, एंड चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।